हेलो स्टूडेंट्स, रेडी। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सेट थ्योरी रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है लेक्चर 1 आपने देख लिया होगा। लेक्चर 2 प्रैक्टिस का था, वो भी आप देख लेंगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये लेक्चर 3 है। आज हम इसमें सीखेंगे सबसेट। ओके, तो सबसेट पहले हम वर्ड से ही मतलब इसका समझते हैं। जो सेट हो गया और सेट का सब यानी उससे छोटा, नाम से ही लग रहा है ना, सेट से उसका छोटा पोर्शन जो होगा वो सबसेट जैसा होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं। ये जो मैंने ये 3 सिंबल जो दिखाए हैं, इसका मतलब पूरी मैथमेटिक्स में यूज होगा और इसके लिखने से आपकी लैंग्वेज कंसाइज हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे आप अपनी बात को और इफेक्टिव तरीके से लिख पाते हैं। जो फर्स्ट है इम्प्लाइज, इस तरफ से एरो उस तरफ की तरफ जा रहा है तो ये कुछ बता रहा है। इम्प्लाइज, इंग्लिश में बोला इम्प्लाइज, मैं इसलिए इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए एक बार में। ये बिलोंग्स टू, मुझे बिलोंग्स टू पसंद है, लेकिन बुक्स में और एनसीईआरटी में लिखा रहता है इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो इज एन एलिमेंट ऑफ, और ये दोनों तरफ जा रहा है तो मतलब दोनों एक दूसरे को बांध रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं। तो इफ एंड ओनली इफ, और ये हुआ आई डबल एफ लिख देते हैं, इफ। ठीक है, एक बार फिर से, सबसे पहला ये इंप्लाइज बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ, और इफ एंड ओनली इफ। अब ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमने 2 सेट ले लिए। एक्स मैंने अपने मन से एकदम ढूंढ के छोटा सा लिखा है जिससे आपको बात एकदम समझ में आए। सारे एलिमेंट पढ़ रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 3 5। ठीक है, तो दिख रहा है एक्स बड़ा सेट है और वाई छोटा सेट है, और 2 3 5 ये ऊपर भी है, 2 3 और 5। तो हमने क्या बताया था, सबसेट छोटा सेट। अब लैंग्वेज पर आते हैं। y इज सबसेट ऑफ x, y छोटा है तो y x का सबसेट है। y इज सबसेट ऑफ x, और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये u को राइट में घुमा दिया और थोड़ा सा लंबा सा बना दिया, इस तरीके से। ठीक है, अब इससे कहते हैं इज आ सबसेट ऑफ, ये याद रखना है, इज ए सबसेट ऑफ, याद रखना है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। इज आ सबसेट ऑफ, तो y इज आ सबसेट ऑफ x। दूसरा कहते हैं इज कंटेन्ड इन, तो कंटेन्ड इन तो समझ में आ रहा है कि y x के अंदर है, बिल्कुल है, दिख रहा है 2 3 5, और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 5 उसमें है, तो y इज कंटेन्ड इन x या y इज आ सबसेट ऑफ x। ठीक है, लिखते कैसे हैं, y इज, अब इसको क्या पढ़ना है, इज आ सबसेट ऑफ x। मैंने पहले लेक्चर में भी पढ़ना सिखाया है, लेक्चर 2 में रिवाइज भी करवाया है, और यहाँ पर भी। एक्चुअली इन की जो लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज एकदम क्लियर रहेगी और अगर आपकी हैबिट में आ गया ऐसे, तो जो जितने भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे जेई हो या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम, तो बड़े नहीं, मतलब वो तो ठीक है, बता आप ऐसे ही ये पढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही हंसते खेलते पार हो जाएगा। तो लेकिन अगर सेम लैंग्वेज रहेगी तो आपको एरर नहीं होगी, और आपको एरर करने से बचना है। मैथ में एरर ही नहीं करनी, बाकी सब चलेगा। गलती हुई, आंसर गलत, तो एक एक स्टेप रहे, तो इसके लिए आपको, खैर इसमें आगे भी बात करेंगे, एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करना चाहिए। y इज अ सबसेट ऑफ x इफ a belongs to y, हमने belongs to बताया था। ठीक है, implies, अगर a y में है, मान लो a क्या है, मान लो लेट्स सपोज 2 है, अब 2 अगर y में है, imply ये बताता है कि a जो यहां पर है और जो यहां पर है, ये जो 2 है वो x में भी होगा। a बराबर 2 हमने मान लिया, सपोज यहाँ पे a बराबर 2 है,
ठीक है, ये a बराबर 2 है, तो अब ये 2 है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है इस केस में, ठीक है, इस केस की बात हो रही है। तो ये जो 2 है अगर ये y में है और अगर x में भी होगा, ठीक है, तो y है वो x का सबसेट है, मतलब तभी होगा जब कोई भी एलिमेंट a, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, a, ये लेट्स सपोज 2 y में है और ये अगर y में है तो ये इंप्लाई करता है, बताता है कि ये x में भी होगा, तभी ये y x का सबसेट होगा, ठीक है। अब से पढ़ते कैसे हैं, y is a subset of x if a is an element of y implies that a is also an element of x। ये हो गई लैंग्वेज और समझ में एकदम आ गया होगा। ना समझ में आए यहाँ पे बार बार रिवाइंड करके सुने, बिल्कुल वीडियो लेक्चर का यही एक बेनिफिट है कि आप इसको बार बार सुन सकते हैं, और मैं तो लेक्चर ही छोटे रखता हूं जिससे आप एक कॉन्सेप्ट जितनी बार मर्जी हो सुन सकें, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अब if a is not a subset of b, we write a is not a subset of b। पहले क्या था, is a subset of, और ये क्या हो जाएगा, is not a subset of। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट A is said to be a subset of set B। हमने दो सेट लिए A और B, आप ऊपर वाले कंसीडर कर सकते हैं, फिर से उसको ध्यान में रख के डेफिनेशन को आप चाहे याद कर लें, वरना अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसी समझ में आ जाती है, और समझ में आ गई तो आप लिख ले जाओगे। सेट A is said to be a subset of set B if, जो हमने देखा if कंडीशन अप्लाइड, अभी हमने जो पहले देखा ये जो कंडीशन यहां पर अप्लाई हो रही है, ये वाली कंडीशन, इफ every element of A is also an element of B। ठीक है, ये हमने समझा दिया है, also क्लियर है। ये एग्जैक्टली मैंने एक अलग इसलिए इस पर फोकस किया है जिससे आप इसकी लैंग्वेज समझ लें, और इसकी लैंग्वेज सैक्रोसैंक्ट है, मतलब इससे इधर उधर कुछ नहीं होगा, मतलब यही सेट की डेफिनेशन है, और ये लैंग्वेज हमेशा सही रहनी चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर कभी गलत नहीं होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम में आपको लिखना पड़े। वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट है। अब यहाँ पर देखिए सिंबल का यूज, ये दो लाइन लिखी हुई है इतने में, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इज अ सबसेट ऑफ बी ये लिख गया, इज अ सबसेट ऑफ, इफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, या implies a belongs to a implies a belongs to b। ठीक है, अब ये क्लियर है, और यहां पर हमने उसी लिए पहले इसको समझाया है जिससे आपको डेफिनेशन बाद में लिखनी है। और चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, पहले आप उसको समझ लें और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो कभी भी डेफिनेशन गलत नहीं लिखी होगी, भले हो एज एम आर इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन डेफिनेशन फिर कभी गलत नहीं होगी। और इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी डेफिनेशन वही बताए जो बेसिकली उसका मीनिंग है। हो सकता है इस वजह से आप एक अपनी नई डेफिनेशन बना दो, लेकिन मीनिंग उसका हमेशा सेम आना चाहिए, सही आना चाहिए। अब ये नोट करने वाले 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आ गए हैं लेकिन अलग से लिखे हैं, इसमें एक पॉइंट सिर्फ नया है। फर्स्ट पॉइंट, every set A is a subset of itself, that is A is a subset of A। हाँ ठीक है, सोच लिया। अब जैसे हम सबसे पहले इस पर आ जाते हैं, y है, मान लो ये अभी A है हमारा, ठीक है, 2 3 5 है, और दूसरा एक सेट हमने B बनाया उसमें भी 2 3 5 हो गए, तो ये अपना सबसेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। हमने ये बताया है बच्चों कि जो डेफिनेशन पे आते हैं, वापस डेफिनेशन से ही समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। अब 2 3 5 A में भी है और 2 3 5 ही B में है, तो कोई अगर 2 अगर A का पार्ट है तो वो B का भी पार्ट हो जाएगा, और इस केस में वो उसका सबसेट होगा। तो जो हमारा जो केस है इसमें अगर 2 3 5 A में है
और 2 3 5 दूसरे ये बी में है, तो बेसिकली ये ए ही है। और जब इसमें सारे एलिमेंट जो भी हैं वो इसमें भी हैं, तो ये ए का सबसेट हमेशा होगा, डेफिनेशन कहती है। और इसीलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये गलती कभी ना हो। दूसरा, सिंस द एम्प्टी सेट phi has no element, we agree to say that phi is a subset of every set. एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। phi मतलब कोई कुछ नहीं है उसमें। और जब भी हम लेक्चर फर्स्ट में भी हमने क्लियर किया था कि ये जो है मतलब जो किसी का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये सबका पार्ट है, क्योंकि ये जीरो है। जो किसी का पार्ट नहीं है उसको उस तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे कि जैसे वो क्रिकेट टीम का जो मैंने एग्जांपल दिया था लेक्चर 1 में। जीरो तो सबका पार्ट है। एक्चुअली अभी आप रिटर्न में देख रहे हो, मान लो कोई सेट लिखा है 0 1 2 3, तो आप इस तरीके से देख रहे हो। लेकिन सपोज आप ये मानो कि कोई क्रिकेट टीम, कोई हमने क्रिकेट टीम का जैसे एग्जांपल ले रहे थे ना, तो इसमें 11 + 0 तो हमेशा ही प्लेयर है ना, तो 0 हमेशा उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो phi जो है वो हमेशा सबसेट होगा किसी भी सेट का। अच्छा, नेक्स्ट, a सबसेट ऑफ b है, और अगर b सबसेट ऑफ a है तो a बराबर b है। ये तो यहीं से आप समझ में आ गया, ये तो मतलब इसमें तो कुछ नहीं बचा, अब हलवा हो गया हलवा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लॉजिक एक्चुअली सेट में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, आपको हमेशा अपना लॉजिक लगाना है। और अगर आप लॉजिक लगाना सीख गए, जो हम सेट थ्योरी से शुरू करते हैं, तो आप देखिएगा आपकी बुक का भी चैप्टर पहला फर्स्ट यही है। अगर लॉजिक सीख गए तो प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर बन जाता है, सबसे आसान चैप्टर, क्योंकि उसमें फिर कोई फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता है, एकदम ऐसे ही आप लॉजिक से सारे सवाल लगा ले जाएंगे। देखिए आगे हम आपको ये जादू दिखाएंगे। खैर, ये जादू आप स्टूडेंट्स खुद करने लगेंगे लेक्चर्स देखने के बाद, लेकिन लॉजिक जो है वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने टी और क्यू इसलिए लिख दिए क्योंकि लेक्चर 1 में नहीं बताए थे। अब ये सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशंस हैं। एन क्या है, याद आया? 1 2, ठीक है, ये एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म है, एरो बनता है ऐसे, और ये इंफिनिटी तक। ठीक है, जेड क्या बताया था मैंने? 0 + n। तो n के सारे एलिमेंट जेड में है, तो ये जो n बिलोंग्स टू जेड है तो बिल्कुल सही है। अब z बिलोंग्स टू क्यू, क्यू क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर्स सच दैट p by q और p q बिलोंग्स टू i फॉर इंटीजर। अब इंटीजर क्या बताए थे? -n, 0 और n, ये हो गया इंटीजर। ठीक है, तो ये जो q ठीक है का मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए, मेरा ठीक है याद रख लो। ठीक है, ये जो q है तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, तो जब सारे इंटीजर हैं तो z इसका पार्ट होगा ही होगा। तो यहां से ये देखिए 3 सवाल बन गए, 3 सवाल सॉल्व हो गए। ऐसे ही सवाल आते हैं और इनका मीनिंग जो समझना बहुत जरूरी है। q बिलोंग्स टू r, रियल नंबर बिल्कुल होगा। t बिलोंग्स टू r, t इरेशनल नंबर है। r में q और t दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियस रिलेशन है। और n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t, जाहिर सी बात है, n में सारे सीधे सीधे नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, टेढ़े मेढ़े सब आ जाते हैं इसमें ठीक है, तो लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा, ये जो लेटर्स है ना, n z q r t w होल नंबर, ठीक है, ये जो रहता है ना, ये आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, बार बार पढ़िए। मेहनत करेंगे ना तो उसके आगे टैलेंट वो सारा खराब हो जाता है जो मेहनत नहीं करता। और मेहनत अगर आपने कर ली तो टैलेंटेड कोई कितना भी हो, आप इसको क्रॉस कर जाएंगे, आप उससे आगे निकल जाएंगे। ये हमारा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो इंटरवल मैंने इसलिए अलग से लेक्चर लाऊंगा
वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन इंटरवल का जो डिफरेंशिएशन में यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंटरवल का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, पूरा समझाऊंगा बाकायदा डायग्राम के साथ, जिससे आप उसमें कभी गलती ना करें। तो इसके सारे आप लिमिट्स और जो साइड का डिफरेंशिएशन रहता है, पार्शियल नहीं, जो डिफरेंशिएशन के जो लिमिट्स निकालनी रहती हैं एक्स टेंड्स टू 0 के हिसाब से, और लेफ्ट और राइट के पोर्शंस जो आते हैं वो आप समझ जाएंगे। मैं बाद में बताऊंगा, अभी उसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। जो जेई वाले हैं वो समझ रहे होंगे। वेन डायग्राम ये मैं पूरा समझा दूंगा, इसके बाद कभी वेन डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शंस, इस पे हम फोकस करेंगे, और रिलेशंस एंड फंक्शंस जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको, लेकिन देखते रहिए और आराम से समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये आप सभी बच्चों को। लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐप डाउनलोड करके उस पर कभी भी आप अपने क्वेश्चन हमको भेज सकते हैं, हमेशा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 24 आवर्स में मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।